बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने जो लॉ ऑफ मोशन दिए थे वो कितने हैं, उनकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उनकी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे वो हैं क्या, और उनकी एग्जांपल्स भी कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले ये न्यूटन ने जो तीनों लॉ दिए थे, लॉ ऑफ मोशन है, वो उसने अपनी एक उसकी बुक है प्रिंसिपिया, उसमें उसने पब्लिश किए थे 1687 में। तो उसका जो पहला लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। उसके तीन लॉ थे। पहले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो पहला लॉ क्या है? पहला उसका जो लॉ ऑफ मोशन है कि एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट आर इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ए रेस्ट पोजीशन पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट पाथ पे, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड अपॉन इट है, यहाँ तक कि उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। शर्त ये है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पोजीशन पे रहेगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता होगा तो तब तक वो मूव करता रहेगा या रेस्ट पर रहेगा तब जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। और उसको इस लॉ को क्या कहते हैं? इट इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अगर आप देखें कोई बाल कहीं पड़ा हुआ है तो वो रेस्ट पोजीशन पे पड़ा रहेगा जब तक कोई आके उसे उठा ना ले या कोई ठोकर ना मारे। जब तक वो रेस्ट पोजीशन पे था तो वो फर्स्ट लॉ को ओबे कर रहा था। जब आपने उसे ठोकर मार दी या उधर से उठा लिया तो वो अपनी पोजीशन, रेस्ट पोजीशन चेंज कर देगा। वो आपने जो उसे उठाया या आपने उसे किक मारी, वो क्या थी? एक्सटर्नल फोर्स थी जो आपने उस पर लगाई। उससे पहले वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे था। अगर कोई भी कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी यहाँ तक कि अगर आप उसके पर ब्रेक अप्लाई ना करें। जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से हट गई, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रही। ठीक है। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं या फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है। आगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम है जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड करे। जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड कर रहा हो उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर एक बस जा रही है, उसमें दो सीट पर कोई भी दो आदमी बैठे हैं, वो दोनों रेस्ट में हैं एक दूसरे के लिहाज से। वो न्यूटन्स लॉ को होल्ड कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ को। कोई भी बॉडी जब रेस्ट पे रहेगी और उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, मूव नहीं करेगी। तो वो जो दो आदमी एक दूसरे के लिहाज से क्या है? रेस्ट पोजीशन पे हैं। तो वो जो बस है जिसमें वो दो आदमी बैठे हुए हैं, बस कहलाती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें न्यूटन्स का वो लॉ होल्ड कर रहा है। और अगर एक आदमी बाहर खड़ा है, वो बस को देख रहा है, बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो न्यूटन्स लॉ ये भी होल्ड कर रहा है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसको क्या, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। वो आदमी जो बाहर खड़ा है वो बस को देख के यही कहेगा कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो क्या न्यूटन्स लॉ इधर भी होल्ड कर रहा है, लेकिन वो किस पर? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है कि वो जो अर्थ है, ज़मीन है या वो सड़क है जिस पर वो बस मूव कर रही है, वो क्या है? उसका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिस पर वो न्यूटन्स लॉ होल्ड कर रहा है। ठीक है, ये हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड करता है। इसके बाद है सेकंड, न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या है? व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी
जब कोई भी फोर्स एक बॉडी पर अप्लाई की जाती है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है इन इट्स ओन डायरेक्शन। जिस जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फोर्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शन मीन्स कि जितना आप ज़्यादा लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, अगर फोर्स कम लगाते हैं तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मास के। अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शन। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एम के। ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये है इन्वर्सली। इन्वर्सली मीन्स कि अगर एम ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इधर फोर्स जो है उस पर डिपेंड करेगा कि जितनी आप फोर्स लगाते हैं, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, कम फोर्स लगाएंगे कम एक्सेलरेशन होगा। तो अगर हम इधर से फोर्स निकालें तो एफ आ जाता है, एम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एम ए से, तो ये क्या आ गया, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। ये है न्यूटन सेकंड लॉ। मैथमेटिकली एफ वेक्टर क्वांटिटी या फोर्स है इज इक्वल टू एम ए, जो एक्सेलरेशन है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो एफ इज इक्वल टू एम ए। ये आ गया न्यूटन सेकंड लॉ। ये एक पेन पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पेन को मैं फोर्स लगाता हूँ इधर से, इस साइड से मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ। जब ऐसे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, प्रोड्यूस होगा। जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, फोर्स के। अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मास के। सो न्यूटन सेकंड लॉ में कहता है कि व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द मास, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मास के। और उस मैथमेटिकली है एफ इज इक्वल टू एम। आगे है न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है न्यूटन का, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन या रिएक्शन जो भी होगा वो मैग्नीट्यूड में सेम होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, अपोजिट हो जाएगी। इसको अगर आपके पास कोई बाल है, आप बाल ज़मीन पर मारते हैं, जब वो ज़मीन पर लगेगा तो वो ज़मीन पर लगने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। आपने नीचे की तरफ मारा बाल, बाल ज़मीन पर लगने के बाद ऊपर की तरफ आएगा, तो डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। आपने जो रिएक्शन गेंद को दिया, बाल को दिया, ज़मीन ने उसके अपोजिट रिएक्शन आपको दिया। उसके बाद आप जितनी फोर्स से बाल को ज़मीन पर मारते हैं, थ्रो करते हैं बाल को, वो उतनी फोर्स से ऊपर आता है। इट्स मीन कि आपने जितनी फोर्स लगाई है, जितना उसने उसका मैग्नीट्यूड है फोर्स का, जितनी आपने अगर 10 न्यूटन लगाई है फोर्स बाल पे, तो ज़मीन भी उस पर 10 न्यूटन फोर्स ही लगाएगी, लेकिन डायरेक्शन उसकी चेंज कर देगी। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। आप जो फोर्स बाल पर लगा रहे हैं उतनी फोर्स ज़मीन बाल पर लगाएगी, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में सेम हो जाएगा। एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और आपने वो डायरेक्शन बाल को दी डाउनवर्ड ज़मीन की तरफ, और ज़मीन ने अपवर्ड आपकी तरफ बाल को डायरेक्शन उसकी चेंज कर दी, वो बाल फिर ऊपर उठाएगा आपकी तरफ, तो क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई। So Newton's third law says action and reaction are equal in magnitude but opposite in direction. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.